नमस्ते बच्चों। हमारा आज का प्रकरण है विपणन के कार्य। हमने अपने पिछले वीडियो में विपणन के कुछ कार्यों के बारे में चर्चा की थी। आइए एक बार उन पर दृष्टि डालते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, विपणन के कार्य। एक विपणनकर्ता यानी कि विपणन प्रबंधक को अपने व्यवसाय के या संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन के ये कार्य उन्हें करने होते हैं, जिसमें प्रथम है बाजार विश्लेषण। बाजार विश्लेषण से वह बाजार का विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि किस उत्पाद की आवश्यकता बाजार में है, ग्राहक की क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी रुचि है, किस प्रकार के उत्पाद को वो पसंद करते हैं। इस प्रकार की कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है। विपणन नियोजन में बाजार विश्लेषण के आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त होती है, उसके आधार पर हमें विपणन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी होती है कि विपणन कार्य किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है, किस तरह से किया जाए। विपणन संचार में विपणनकर्ता या विपणन जो प्रबंधक है, वह अपने उत्पाद की सूचना अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है, जिसके लिए वह इसमें जैसे कि विज्ञापन है, विक्रय संवर्धन क्रियाएं हैं आदि का सहारा लेता है। साथ ही साथ जो ग्राहक है वो अपनी शिकायत या फिर सुझाव भी संस्था तक पहुंचाते हैं। तो विपणन संचार द्विमार्गीय विपणन व्यवस्था है। इसी प्रकार आगे हमने पढ़ा था उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। उत्पाद का रूपांकन एवं विकास में था एक डिज़ाइन, उत्पाद की एक डिज़ाइन होना। जो संस्था अपने उत्पाद की डिज़ाइन पर ध्यान देती है, उसकी बिक्री में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उत्पाद रूपांकन यानी कि उसकी डिज़ाइन का विक्रय में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। फिर हमने पढ़ा था बाजार वर्गीकरण। बाजार वर्गीकरण में एक उत्पादक अपने एक उत्पाद से बाजार के विभिन्न वर्गों को संतुष्ट नहीं कर सकता, अतः उसे कुछ विशिष्ट बाजार वर्ग को ही यानी कि ग्राहक वर्ग को ही चयन करना चाहिए और उन्हें ही संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। छठा हमने पढ़ा था प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण। अपने उत्पाद में एक रूपता बनी रहे और पूर्व निर्धारित जो गुणवत्ता है उसे बरकरार रखने के लिए प्रमाणीकरण किया जाता है और गुणवत्ता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है, जिसे श्रेणीयन कहा जाता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था पैकेजिंग एवं लेबलिंग। वस्तु को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के पैकेजिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार से उनकी पैकेजिंग की जाती है ताकि उसमें रखा उत्पाद सुरक्षित रह सके, उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके। इसी प्रकार लेबलिंग पैकेज पर लगाने वाला लेबल है, जिसमें उत्पाद से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इसमें दी जाती है, जैसे उसके उत्पाद की तिथि और उपयोग करने की अंतिम तिथि, उसका मूल्य, बैच नंबर, इस प्रकार की सूचनाएं उसमें होती है। ब्रांडिंग को नामकरण भी कहा गया है। इसमें किसी उत्पाद की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए और उसे अपने प्रतियोगियों से अलग दिखाने के लिए ब्रांडिंग यानी कि उसका नामकरण किया जाता है, किसी विशेष नाम से उसको बेचा जाएगा। ग्राहक समर्थन सेवाओं में हमने पढ़ा था ग्राहक समर्थन सेवाएं, जैसे विक्रय उपरांत की जाने वाली सेवाएं, गारंटी, वारंटी, गृह सुपुर्दगी, ये सब ग्राहक समर्थन सेवाओं में शामिल था। फिर है 10वां उत्पाद का मूल्य निर्धारण। किसी उत्पाद को किस मूल्य पर बेचा जाए ये निश्चित करना उत्पाद का मूल्य निर्धारण कहलाता है। उत्पाद का मूल्य वह धनराशि है जिसे ग्राहक को उस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होता है। तो इसका निर्धारण बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए और वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर और प्रतियोगी जो अपनी संस्थाएं हैं उनके उत्पाद से तुलना करते हुए उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इससे आगे अगला कार्य है विपणन का 11वां, वो है विक्रय। विक्रय आप सबने नाम इसका पहले भी सुना है। विक्रय क्या है? विक्रय अपने उत्पाद को ग्राहकों को बेचना, उन तक पहुंचाना। तो इसमें पहुंचाने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें विपणन विभाग या विपणनकर्ता माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है। अब स्वामित्व का हस्तांतरण कैसे, ध्यान से सुनिए। आप किसी बुक स्टोर पर बुक लेने के लिए जाते हो,
जब उस बुक का भुगतान आपने बुक स्टोर वाले को कर दिया और उसने आपको बुक दे दी, तो अब उस बुक पे आपका स्वामित्व है। जब तक आपने उसका भुगतान नहीं किया, उसको खरीदी नहीं, तब तक उस पे दुकानदार का स्वामित्व होता है। तो यहाँ विपणन विभाग माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या करने का अनुबंध करता है। भविष्य में करने का अनुबंध भी किया जा सकता है या हस्तांतरण करता है। इस हेतु माल का मूल्य तथा विक्रय की जो शर्तें हैं उनको निर्धारित किया जाता है। मूल्य सूचियों का प्रकाशन किया जाता है। जैसे कि आप होटल में जाते हो, आपको ना कौन से है ना व्यंजन वहाँ पे पसंद आ रहे हैं, कौन से आपको चाहिए, तो उसके लिए मेन्यू कार्ड आपने देखा होगा। वो मेन्यू कार्ड जो है वही कहलाता है इसका जो मूल्य है उसके प्रकाशन, मूल्य सूचियों का प्रकाशन। विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करना, ये सब इसी विभाग के कार्य आते हैं, जिसके तहत वह वस्तु की बिक्री यानी कि उसके विक्रय को आगे बढ़ाता है। स्वामित्व हस्तांतरण के साथ उसे ग्राहक के सुपुर्द करता है ताकि ग्राहक उसे स्वतंत्रतापूर्वक अपने उपयोग में ले सके। विपणन प्रबंध का अगला कार्य है 12वां, वो है परिवहन। परिवहन हम जानते हैं, परिवहन का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो जिस तरह से व्यक्ति जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ माल यानी उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। अब एक स्थान जहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है यानी उत्पादन स्थल, और वहाँ से उसे पहुँचाया जाता है बाज़ार में, और बाज़ार के बाद उसे ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है। इसमें परिवहन का अपना एक अलग महत्व है। आइए हम परिवहन का अर्थ एक बार फिर आपको बताएं। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना ही परिवहन है। विभिन्न उत्पादकों से माल एकत्रित करने तथा अनेक ग्राहकों को यथा समय माल उपलब्ध कराने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है विपणन प्रबंधकों को। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो वस्तु को स्थान उपयोगिता प्रदान करता है। स्थान उपयोगिता मतलब जिस स्थान पर जिस वस्तु की जब आवश्यकता होती है तब उसे उस समय पर वहाँ पहुँचाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है और ये स्थान उपयोगिता प्रदान करता है। विपणन विभाग जल, थल, नभ यानी कि वायु मार्ग से परिवहन की व्यवस्था कर इस कार्य को संपन्न करता है। अब इस संदर्भ में एक चीज़ और महत्वपूर्ण है ध्यान देने वाली, वो है कि माल के परिवहन के लिए बीमा करवाने का कार्य भी विपणन विभाग ही करता है। बीमा भी, क्योंकि माल को परिवहन के दौरान बहुत सारी जोखिम होती है, तो माल को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो उपयोगी या फिर यूँ कहें हम जो वहाँ पे आवश्यक है और जो उपलब्ध है परिवहन के साधनों की व्यवस्था करना, साथ ही साथ उनको सुरक्षित पहुंचाने के लिए उसका बीमा भी किया जाता है। ये भी विपणन विभाग द्वारा ही किया जाता है। आइए उससे आगे हम पढ़ते हैं। अपना जो अगला इसका कार्य है वो है संग्रहण। संग्रहण या इसको हम भंडारण भी बोल सकते हैं। संग्रहण या भंडारण की आवश्यकता क्यों होती है? महत्वपूर्ण कार्य है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। संग्रहण या भंडारण सामान्यतः वस्तु का उत्पादन और उसकी बिक्री या फिर उसके उपयोग के बीच समय का अंतर होता है। जैसे आपको पता है अपने देश में गेहूं की फसल एक समय विशेष में उत्पादित होती है, लेकिन इसका उत्पादन वर्ष पर्यंत पूरे भारत में किया जाता है। इसी प्रकार अन्य जो भी कोई वस्तु, जैसे कि कोई कपड़ा उत्पादन होता है या फिर कोई जैसे कि कार बनाई जाती है, तो जब उसका निर्माण हुआ है और जब उसकी बिक्री होगी, इसके बीच एक अंतर होता है। इस अंतर के दौरान उस वस्तु को संभाल के रखना परम आवश्यक होता है। इसलिए संग्रहण या भंडारण की व्यवस्था की जाती है। इसी के साथ कुछ वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली भी होती है, उस श्रेणी में भी आती है, तो उनका भंडारण यानी कि संग्रहण उचित ढंग से किया जाना आवश्यक होता है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। विनिमय कार्य को पूरा करने के लिए विपणन विभाग को माल का संग्रहण भी करना पड़ता है। विपणन विभाग माल को उस समय संग्रहित
कर लेता है जब माल की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक होती है। कुछ वस्तुएं एक विशेष मौसम में ही तैयार होती है, जैसे सेब, गेहूँ। इनका भी भंडारण करना पड़ता है ताकि मौसम समाप्त होने के बाद भी उनकी आपूर्ति को बनाए रखा जा सके। संग्रहण कार्य से माल की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जिससे उसके मूल्यों में नियंत्रण रखा जा सके। तो संग्रहण एवं भंडारण माल को उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य हमने पढ़ा। इससे अगला जो अपना कार्य है वो है वित्त व्यवस्था। ध्यान से सुनिएगा, वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था, देखिए वित्त का तात्पर्य यहाँ मुद्रा से है। वित्त का तात्पर्य मुद्रा से होता है। वित्त की आवश्यकता क्यों होती है आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फिर भी सुन लीजिए। वित्त की आवश्यकता माल खरीदने, उसका संग्रहण करने, उसका उत्पादन करने, विभिन्न विभाग के खर्चों को पूरा करने के लिए करनी पड़ती है। अतः विपणन विभाग वित्त की व्यवस्था भी करता है। यह विभाग संस्था के उच्च प्रबंधकों को अपनी आवश्यकता से अवगत करवाकर उनसे वित्त की मांग करता है और वित्त को प्राप्त करता है। कभी कभी यह विभाग स्वयं अपने स्तर पर भी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर भी अपनी वित्त की व्यवस्था करता है, ताकि यह विभाग अपने संबंधित कार्यों को सुगमतापूर्वक पूरा कर सके, क्योंकि बिना वित्त के आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। इसलिए विपणन विभाग को वित्त व्यवस्था भी करनी होती है। इसके बाद अपना आता है 15वां जो इसका कार्य है वो है जोखिम उठाना। जोखिम उठाना। जोखिम उठाना विपणन का महत्वपूर्ण और अंतिम कार्य है। जोखिम उठाना, आपको पता है व्यापारिक क्रियाएं, व्यावसायिक क्रियाएं जो है वो जोखिम का ही खेल है। जोखिम उठाना ही पड़ता है, क्योंकि जोखिम उठाने का प्रतिफल ही लाभ होता है। तो सुनिए, जोखिम उठाना। विपणन कार्य में जोखिम बहुत सारी होती है। क्या हो सकती है? माल के नष्ट होने या माल की मांग में परिवर्तन होने, कई बार उधार की वसूली न होने, आग लग जाने, बाढ़ आने आदि के कारण विपणन विभाग को जोखिम का सामना करना पड़ता है, जोखिम उठानी पड़ती है। कुछ जोखिम इस प्रकार के होते हैं जिनका बीमा करवाया जा सकता है, किंतु कुछ जोखिम ऐसी होती है जिनका बीमा किया जाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर ऐसी कोई जोखिम होती है जिसका बीमा नहीं करवाया जा सके, तो उस जोखिम का भार विपणन विभाग को स्वयं ही उठाना पड़ता है। अतः विपणन विभाग जोखिम उठाने या उसे कम करने का कार्य भी करता है। दो प्रकार की जोखिम होती है, एक होती है परिकल्पी और एक होती है शुद्ध जोखिम। दो प्रकार की जोखिम यहाँ पे बताई गई है, एक है परिकल्पी जोखिम और एक होती है शुद्ध जोखिम। आपने 11वीं क्लास में इनको पढ़ा होगा अगर आपको याद है तो। दो प्रकार की जोखिम होती है, एक होती है परिकल्पी और एक शुद्ध जोखिम। ध्यान से सुनिए, परिकल्पी जोखिम वे जोखिम होती है जिसमें लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जो जोखिम हैं इनका बीमा नहीं किया जा सकता, इनका बीमा नहीं हो सकता। बीमा केवल शुद्ध जोखिम का होता है। शुद्ध जोखिम का मतलब है जिसमें हानि होने की संभावना होती है, लाभ होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो अगर जोखिम शुद्ध जोखिम है तो यहाँ पर विपणनकर्ता को शुद्ध जो जोखिम है उसका बीमा कर उसको कम करने की व्यवस्था करनी होती है। अगर ऐसी जोखिम है जो परिकल्पी जोखिम है जिसका बीमा नहीं करवाया जा सकता, तो वहाँ
वो जोखिम स्वयं ही वहन करनी होती है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण कार्य है विपणन प्रबंध का। विपणनकर्ताओं को जोखिम वहन करनी पड़ती है, यानी जोखिम उठाना इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार आपने इसके 15 जो कार्य हैं उन कार्यों का हमने अध्ययन किया। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कौन कौन से थे। पहला आपने पढ़ा था बाजार विश्लेषण का कार्य, दूसरा पढ़ा था विपणन नियोजन, तीसरा आपने पढ़ा था विपणन संचार कार्य, चौथा आपने पढ़ा था उत्पाद का रूपांकन एवं विकास, पांचवा हमने पढ़ा बाजार वर्गीकरण, छठा पढ़ा था प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन, सातवां पढ़ा था आपने पैकेजिंग एवं लेबलिंग, और आठवां हमने पढ़ा था ब्रांडिंग, नौवां ग्राहक समर्थन सेवाएं, 10वां पढ़ा था उत्पाद का मूल्य निर्धारण, 11वां हमने पढ़ा था विक्रय, 12वां परिवहन व्यवस्था संग्रहण, 14वां वित्त व्यवस्था और 15वां जोखिम उठाना। ये सब विपणन के प्रमुख कार्यों में आते हैं। इन कार्यों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। हाँ बच्चों, हम अपना अगला प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं, वो है विपणन प्रबंध का महत्व। देखिए विपणन प्रबंध का महत्व क्या है, इसके बारे में बड़े ध्यान से सुनिएगा आप कि आज एक तरफ माल की पूर्ति आवश्यकता से अधिक हो रही है, माल की पूर्ति है वो बाज़ार में आवश्यकता से अधिक हो रही है। दूसरी ओर उपभोक्ता का व्यवहार एवं उसकी आवश्यकता क्रम में अंतर होता जा रहा है। इसी तरह ग्राहकों की रुचि और आवश्यकताएं निरंतर बदल रही है। अतः आधुनिक समय में प्रभावी विपणन का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है, क्योंकि हमने विपणन के कार्य पढ़े थे जिसमें आपने परिवहन भी पढ़ा था, भंडारण भी पढ़ा था। ये समय उपयोगिता प्रदान करते हैं, जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसे उपलब्ध करवाते हैं, तो इससे महत्व और बढ़ जाता है। इसके द्वारा सीमित साधनों को आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है और देश के आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जो तेज़ी से देश का आर्थिक विकास हो रहा है, उस आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के लिए भी विपणन का अत्यधिक महत्व है। इसी क्रम में आगे है, विपणन कार्य समाप्त हो जाने से विपणन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार आगे बढ़ती रहती है। इसके द्वारा विपणन कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पुनः विपणन या संचार, वस्तुओं का विविधीकरण, बाजार विश्लेषण जैसे कार्य हमने पढ़े, ये निरंतर रूप से चलते रहते हैं। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए हम विपणन के महत्व को, जो महत्वपूर्ण इसके 4 भाग बताए हुए हैं उसमें बांटकर इनका अध्ययन करेंगे। पहला दिया हुआ है व्यवसायियों या उपक्रम के लिए विपणन प्रबंध का महत्व, व्यवसायियों एवं उपक्रम के लिए इसका महत्व है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों ग्राहकों के लिए इसका महत्व है। ये वर्ग बनाए हुए हैं, विभिन्न वर्गों के आधार पर हम इनका अध्ययन करेंगे। ग्राहकों के लिए महत्व है, ग्राहकों के लिए महत्व है विपणन प्रबंध का। ग्राहकों को क्या फ़ायदा होता है, तो ग्राहकों के लिए महत्व पढ़ेंगे। फिर अपना आएगा तीसरा जो है वो आएगा समाज के लिए महत्व। देखिए विपणन प्रबंधक जो है समाज से ही अपने संसाधन प्राप्त करते हैं और उनको उपयोगी वस्तुओं में बदलकर पुनः समाज को ही लौटाते हैं, इसलिए विपणन का समाज के लिए महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो समाज के लिए महत्व है। चौथा हम इसमें पढ़ेंगे राष्ट्र के लिए महत्व। राष्ट्र के लिए विपणन किस प्रकार, देखो देश की जो आर्थिक गतिविधियां तीव्र गति से बढ़ रही है उसके लिए भी विपणन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये होगा अपना राष्ट्र के लिए महत्व। इस प्रकार विपणन के महत्व को हम 4 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ सकते हैं। व्यवसायियों या उपक्रम के लिए इसका महत्व है, ग्राहकों के लिए महत्व है, समाज के लिए महत्व है और राष्ट्र के लिए इसका महत्व है। आइए हम इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं व्यवसायियों या उपक्रम के लिए इसका महत्व है। सुनिएगा, प्रभावी विपणन व्यवस्था के बिना कोई भी संस्था आधुनिक समय में विकसित नहीं हो सकती और आधुनिक प्रतिस्पर्धा के युग में व्यवसाय का अस्तित्व, उसका विकास कुशल विपणन व्यवस्था पर निर्भर करता है। आइए हम व्यवसायियों या उपक्रम के लिए जो विपणन का महत्व है इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है प्रतिस्पर्धा। जो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा है उस प्रतिस्पर्धा के दौरान
स्पर्धा के दौरान प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व कैसे बनाए रख सकते हैं? अस्तित्व बनाए रखने के लिए विपणन प्रबंध की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में जो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण अपना चल रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और उस आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में विपणन कार्यों के द्वारा ही, विपणन कार्यों को संचालित करके ही कोई संस्था अपने अस्तित्व को बरकरार रख सकती है, बनाए रख सकती है। कोई भी संस्था प्रभावी विपणन व्यूह रचना निर्धारित करके देखिए, व्यूह रचनात्मक प्रबंध आपने पढ़ा था दोस्तों, अगर आपको याद है तो। व्यूह रचना एक ऐसी योजना होती है जिसमें विपरीत परिस्थितियों में अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर, यानी उनको हराकर आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार कार्य किया जाएगा, यह व्यूह रचना होती है। व्यूह रचनात्मक प्रबंध आपने पढ़ा था। तो कोई भी संस्था प्रभावी विपणन व्यूह रचना निर्धारित करके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकती है। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वह अपने विपणन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। तो इसके लिए विपणन की आवश्यकता होती है। दूसरा है नियोजन का आधार। नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, आपने पढ़ा था। नियोजन करने के लिए, नियोजन भविष्य से जुड़ा होता है, भविष्य में किस तरह से हम कार्य करेंगे, इसलिए भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। और विपणन कार्यों में आपने पढ़ा था बाजार विश्लेषण। बाजार विश्लेषण के दौरान ग्राहकों की आवश्यकता, उनकी रुचि, फैशन, बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और उसके आधार पर ग्राहकों के अनुसार ही विपणन नियोजन किया जाता है। इसलिए नियोजन कार्य करने के लिए भी विपणन आवश्यक होता है। एक उपक्रम के लिए इसका महत्व है। तीसरा पॉइंट है अधिक विक्रय। देखिए, जब कोई संस्था ग्राहकों की रुचि, उनकी आवश्यकता आदि या बदलती हुई जो फैशन है आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसी के अनुसार अपने उत्पाद को परिवर्तित करता है या वस्तुओं का निर्माण उस हिसाब से करता है, तो उसके माल की बिक्री है वो आसान हो जाएगी और इसी के दौरान वह अपने विक्रय को बढ़ा सकता है, क्योंकि वह इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का सहारा लेता है। चौथा हमने इसमें पढ़ा था अधिक उत्पादन। चौथा जो इसका महत्व है वो है अधिक उत्पादन। जो व्यावसायिक इकाई अपने विपणन कार्यक्रमों का कुशलता से संचालन करती है, तो वह बाजार में ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं आदि का पता लगाकर और बाजार में किस प्रकार की मांग है इसका विधिवत ज्ञान प्राप्त करके और अधिक विक्रय करने के मकसद से अधिक उत्पादन करने पर बल दे सकती है। अधिक विक्रय करने के लिए उसे अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कोई भी संस्था पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर पाती है और दीर्घकालीन उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक उत्पादन कार्य करना। इस प्रकार अधिक उत्पादन। पांचवा इसका जो महत्व है वो है न्यूनतम लागत पर वितरण। न्यूनतम लागत पर वितरण। देखिए, इसको समझिएगा, एक सिंपल सी थ्योरी है इसकी, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई व्यावसायिक इकाई अधिक मात्रा में उत्पादन करती है, अधिक मात्रा में उत्पादन करने से उसको एक फ़ायदा मिलता है कि उसकी प्रति इकाई लागत कम आती है, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में दो प्रकार की लागत जोड़ी जाती है, एक होती है स्थिर, एक होती है परिवर्तनशील, और दोनों को मिलाकर कुल लागत आती है। तो कुल लागत को कैसे कम किया जा सकता है? जब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाएगा तो जो स्थिर खर्चे हैं वो स्थिर रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं,
वो ही रहते हैं जो पहले से निर्धारित है। इसलिए परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होने से इसकी कुल जो लागत है वो कम आएगी और कुल उत्पादित इकाइयों की संख्या का भाग देने पर कुल लागत में, एक बार फिर से सुनिएगा, कुल लागत में कुल उत्पादित जो इकाइयाँ हैं उसका भाग देने पर वस्तु की प्रति इकाई लागत प्राप्त होती है। ये आपने अर्थशास्त्र में भी पढ़ा होगा। तो इस प्रकार कोई संस्था अधिक उत्पादन के माध्यम से अपनी उत्पादन लागत को कम कर सकती है, न्यूनतम कर सकती है, इसलिए वह बाजार में न्यूनतम लागत पर वस्तु का वितरण कर सकती है। और इससे उसको एक फ़ायदा और होता है, इसके लिए भी इसका महत्व है, वो छठा है लाभों में वृद्धि। देखिए मैं कुछ पॉइंट की ओर आपको वापस लेके जाऊंगा जिससे इसको आप अच्छे से समझ सकेंगे। लाभों में वृद्धि, ध्यान से सुनिएगा। जब अधिक उत्पादन होता है तो लागत में कमी आती है, न्यूनतम लागत पर अधिक वितरण किया जा सकता है, तो निसंदेह इससे आपकी बिक्री है वो बढ़ेगी, अधिक बिक्री होगी, और जिस संस्था की बिक्री बढ़ेगी वहाँ उसके लाभों में भी वृद्धि होती है। विक्रय वृद्धि के दौरान ही उनका लाभ है वो भी बढ़ता है, लाभों में वृद्धि की जा सकती है। सिंपल सी थ्योरी है कि जब आप अपनी लागत को कम करेंगे और विक्रय अधिक करेंगे तो आप इससे आपके लाभों में भी है वो वृद्धि होती जाएगी। अगला इसका जो लाभ है वो है, सातवां पॉइंट है, अपने मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक। मध्यस्थ कौन होते हैं? जो उत्पादक और ग्राहकों के बीच कड़ी का काम करते हैं, माल को पहुंचाते हैं, जैसे कि ना थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है आदि, तो की प्राप्ति में सहायक। जैसे कोई उत्पादक है, वो उत्पादक अपनी लागतों को कम करता है और विक्रय को बढ़ाता है, इससे उसके उत्पाद की बाज़ार में मांग बढ़ती है तो जो मध्यस्थ होते हैं उसी उत्पादक का माल बेचना पसंद करते हैं जिसमें लाभ अधिक हो, विक्रय आसान हो जाए, जिसकी मांग अधिक होती है। इसलिए प्रभावी विपणन व्यवस्था के माध्यम से मध्यस्थों जैसे कि एजेंट है, थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है आदि को प्राप्त करना सरल हो जाता है, क्योंकि मध्यस्थ उसी उत्पादक का माल बेचते हैं जिसकी विपणन व्यवस्था है वो ग्राहकों को ध्यान में रखकर की जाती है, ग्राहक प्रधान होती है, ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए की जाती है ताकि उनको माल बेचने में परेशानी नहीं हो। इसका अगला जो महत्व है वो है ख्याति का निर्माण। ख्याति गुडविल होती है, ख्याति का निर्माण। देखिए सिंपल सी बात है, जब संस्था अपनी लागतों को कम करेगी, उत्पादन अधिक करके, इससे उसके विक्रय बढ़ेंगे, लाभ बढ़ेंगे, तो ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी, और ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो उसके ख्याति का निर्माण होगा। साथ ही साथ ऐसा तब संभव है जब विपणनकर्ता या व्यावसायिक इकाई अपने ग्राहकों को केंद्रित करके, ग्राहकों का ध्यान रखते हुए वस्तु का उत्पादन करे, न्यूनतम लागत पर उन्हें उपलब्ध कराएं, जिससे ग्राहकों को संतुष्टि मिलती है और इससे बाज़ार में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। और जब संस्था में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो ही संभव है कि ग्राहक न केवल खुद बार बार वस्तु खरीदेंगे बल्कि अन्य ग्राहकों को भी जोड़ेंगे। इसके परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। अगला इसका जो पॉइंट है, नौवां, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो है विकास एवं विस्तार। विकास एवं विस्तार। जब विपणन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से करने से किसी व्यावसायिक इकाई के लाभों में वृद्धि होती है, उसके विक्रय में वृद्धि होती है, और लाभों में वृद्धि होने से वह अपने संस्था का भी विकास कर सकती है। आइए इसको हम थोड़ा सा इस तरह समझते हैं। विपणन प्रबंध उत्पाद विविधीकरण यानी अपने उत्पादों में विविधता लाकर एवं नव प्रवर्तन यानी कि कुछ नया करके और अपने जो ग्राहक है उनको संतुष्ट करने का प्रयास करती है। संस्था अपने विद्यमान ढांचे के अंतर्गत नई वस्तुओं को जोड़ती है यानी विविधीकरण करती है और वर्तमान उत्पादन क्षमता का विस्तार करती है। इस प्रकार संस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से, जब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, ग्राहक भी उसके बढ़ेंगे, लाभ बढ़ेंगे, तभी वह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती है, तो इससे उसके विकास की संभावनाएं वो बढ़ जाती है। आइए इसका अगला जो है वो हम
यूँ समझते हैं। 10वां पॉइंट है वो है दायित्वों की पूर्ति। कौन से दायित्वों की पूर्ति? जो समाज के प्रति उसके होते हैं, इसलिए यहाँ पर है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में सहायक। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में सहायक। सामाजिक दायित्व है प्रभावी विपणन व्यवस्था में ग्राहकों को संतुष्ट करना, ये केंद्र होता है, ये आधार माना जाता है और इसको आधार मानकर ही समस्त व्यावसायिक क्रियाएं ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए की जाती है। अतः आधुनिक विपणन जो है, जो विपणन कार्य आधुनिक, वह उपभोक्ता केंद्रित होने के कारण सामाजिक उद्देश्यों एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति में सहायक होता है। तो इस प्रकार हमने एक व्यावसायिक उपक्रम के लिए इसका लाभ आज हमने जाना।